हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो हिंदी पेडागोजी से है। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन से लेकर के 45 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए देखिएगा। इसमें 30 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। अब सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा दी है, यानी सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है कि सूक्ष्म शिक्षण जो है तो कक्षा आकार पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। अब ये सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा तो इसे किसने दिया है? तो आइए देखिएगा। पहला वाला ऑप्शन दिया है कि मैकलीज ने, उसके बाद सेकंड है अनविन ने, या फिर एलन ने, या अगला है हर्बर्ट ने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण जो है तो कक्षा आकार पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। अब इसकी परिभाषा देने वाले हैं एलन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि इसकी परिभाषा दी है, यानी सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी है एलन ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार यानी थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था। यानी ऐसा कौन सा जो है प्रकार है कि जिसे थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था। तो आइए देखिएगा ऐसा कौन सा परियोजना है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि सामाजिक परियोजनाएं, या फिर आर्थिक परियोजनाएं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है उत्पादक परियोजनाएं, या डी है यानी फोर्थ है कि पर्यावरणीय परियोजनाएं। तो देखिएगा कि इसमें कहा क्या गया है कि ऐसी कौन सी परियोजना का प्रकार है जिसे थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की उत्पादक परियोजनाएं। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रत्यक्ष विधि में बालक। तो प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है? तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। यानी प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है कि अनुसरण द्वारा जो है तो वो दूसरी भाषा सीखता है, या फिर व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, या चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, या अगला वाला है कि अनुवाद का सहारा लेता है। तो देखिएगा कि प्रत्यक्ष विधि में बालक जो होता है तो ये अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर यानी 33 नंबर क्वेश्चन है कि व्याकरण अनुवाद विधि में। तो व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। यानी व्याकरण अनुवाद विधि में तो प्रथम भाषा का व्याकरण जो होता है तो वो पहले पढ़ाया जाता है, या फिर प्रथम व द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समानांतर पढ़ाया जाता है, या अगला है कि द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यक्तिरेख की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। तो देखिएगा कि व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है कि व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण जो होता है तो वो पहले पढ़ाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन कथन जो है तो संगत नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, या फिर अगला है कि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, या पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है साध्य नहीं है, या अगला है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है साधन नहीं है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन जो है तो संगत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक जो है तो शिक्षण का साध्य है साधन नहीं है, ये कथन जो है तो संगत नहीं है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। तो देखिए कि भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। तो पहला है लेखन,
सेकंड है वाचन, उसके बाद श्रवण या फिर उच्चारण। तो देखिएगा कि भाषा कौशलों में सबसे पहले सुनने का विकास किया जाना चाहिए, यानी श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, तब लिखना। तो भाषा कौशलों में सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। तो देखिए कि दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ तो किस देश से हुआ है, यानी कहाँ से हुआ है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि जर्मन में, या फिर अमेरिका में, या अगला देखिएगा ब्रिटेन में, या ऑप्शन नंबर 4 है कि भारत में। तो देखिए कि दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ तो ये हुआ है अमेरिका में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। तो देखिए कि किसका संबंध जो है तो बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि शुद्ध उच्चारण का, या फिर शाश्वत वाचन का, या अगला है कि कविता पाठ का, या प्रतिलिपि का। तो इसमें देखिए कि किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिलिपि का, यानी प्रतिलिपि का संबंध जो है तो ये बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। बाकी सब है, देखिए शुद्ध उच्चारण भी है, शाश्वत वाचन भी है, और ये देखिएगा कि कविता पाठ भी है, लेकिन प्रतिलिपि जो है तो ये नहीं है। तो नहीं के लिए जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है कि आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। तो आइए देखिए कि आगमन विधि में छात्र तो किस तरफ अग्रसर होता है। तो पहला है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, या सामान्य से की ओर, या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो देखिएगा कि आगमन विधि में जो छात्र अग्रसर होता है तो वो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि मौन वाचन का प्रकार है। तो मौन वाचन का क्या प्रकार है, समेवत वाचन है, या फिर द्रुत वाचन है, या व्यक्तिगत वाचन है, या फिर अनुकरण वाचन है। तो देखिए मौन वाचन का प्रकार जो है तो वह व्यक्तिगत वाचन है, यानी व्यक्तिगत वाचन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग नहीं है। तो देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा तो किस उसकी प्रक्रिया का क्या अंग नहीं है। तो पहला है कि पाठ योजना का निर्माण, यानी सूक्ष्म शिक्षण में तो छात्राध्यापक द्वारा पाठ योजना का निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है, या शिक्षण नहीं है, या फिर पुनः शिक्षण नहीं है, या उद्देश्य कथन नहीं है। तो देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा तो प्रक्रिया का अंग जो नहीं है तो वो है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन जो है तो ये नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। तो देखिए किस में है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि, तो किस प्रणाली में है। राइट आंसर देखिएगा इसका, पहले ऑप्शन सुन लीजिएगा। पहला है सिद्धांत प्रणाली, सेकंड है व्यक्तिरेखी विधि, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है व्यास प्रणाली, या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन है तुलना विधि। तो देखिए इसमें कि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि, तो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि जो है तो ये व्यक्तिरेखी विधि है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो देखिएगा कि उपलब्धि परीक्षण के संबंध में तो कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, सेकंड है कि निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है, थर्ड है कि क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता, या फिर फोर्थ है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। तो देखिएगा इसमें कहा गया है कि उपलब्धि परीक्षण के संबंध में तो कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है। तो देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा आकार कैसा होता है।
तो इसमें देखिएगा कि 5 से 10 विद्यार्थी, या फिर 10 से 20 विद्यार्थी, या 20 से 25 विद्यार्थी, या 15 से 18 विद्यार्थी। तो देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार जो होता है तो इसमें 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो देखिए कि हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच जो है तो कैसे की जा सकती है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बुद्धि परीक्षण से, उसके बाद बी है यानी सेकंड है कि निबंधात्मक प्रश्नों से, उसके बाद 3 वाला देखिएगा कि प्रोजेक्टिव परीक्षण से, या फिर 4th है उपलब्धि परीक्षण से। तो देखिए कि हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच जो की जा सकती है तो वो उपलब्धि परीक्षण से की जा सकती है। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4th। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली में जो है तो क्या दोष है, यानी जो वर्तमान समय में परीक्षा प्रणाली में कैसे दोष हैं, किस तरह के दोष हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है कि यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है, या फिर इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, या इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं होता है, या इनमें से सभी। तो देखिए कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में ये सभी दोष हैं, यानी यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है, और इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, और 3 है कि इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं होता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि ये सभी हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th।